मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल ऑपरेशन यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है कैरेक्टराइजेशन ऑफ पार्टिकल। हम लोगों ने इससे पहले यूनिट पढ़ी कम्युनिकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल ऑपरेशन। हम लोगों ने एक बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लिया है मैकेनिकल ऑपरेशन के। अब हम एक यूनिट पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ पार्टिकल। ये यूनिट बड़ी है बट यूनिट नंबर 2 के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे सामने ये बात है कि हमारे पास मान लो कोई मशीन है और इस मशीन में क्या है कि हम फीडिंग कर रहे हैं। तो जो फीडिंग कर रहे हैं तो फीडिंग करते समय हमारे पास एक चैलेंज है कि हम किस तरीके से हम उस इक्विपमेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे इसका जो इनपुट है और इसका जो आउटपुट है वो इनपुट क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई इनपुट साइज जो है 1 से मतलब 1200 mm तक का इनपुट इसमें हो सकता है और आउटपुट मान लो कोई डिफाइन साइज है वहाँ तक निकलेगा। तो हमें अब इसमें फीड करने ऐसे पार्टिकल हैं जिनका साइज जो है 1200 mm तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई अवेलेबल मटेरियल है तो हमें उसको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा और उसको हमें कैरेक्टराइज करना पड़ेगा कि वो 1200 mm का है, 800 mm का है या फिर 600 mm का है। ठीक। नंबर 2, हमारे पास कोई भी हम इक्विपमेंट में पार्टिकल को हैंडल कर रहे हैं, वो पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है। तो उसको पता करने के लिए हमें उसकी शेप डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो पार्टिकल क्यूबॉइडिकल शेप में है या पार्टिकल स्फेरिकल शेप में है। अगर पार्टिकल स्फेरिकल शेप में नहीं है तो स्फेरिकल शेप से कितना दूर है, जैसे क्यूबॉइड है या फिर कोई निडल टाइप की बॉडी है। तो निडल टाइप की बॉडी को अगर हमें स्क्वायर एक स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है तो हमें थोड़ा दिक्कत होगी, जबकि अगर क्यूबॉइडिकल शेप की बॉडी को थोड़ा सा अगर चारों तरफ से रबिंग कर दें, घिस दें, मटेरियल इसका लॉस कर दें तो बहुत जल्दी से ही वो स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एवरी टाइप के जो ज्योमेट्री है वो स्फेरिकल शेप से एक डिस्टेंस मेंटेन करती है कि वो कितनी आसानी से स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, तो कोई बॉडी स्फेरिकल है या नहीं है, स्फेरिकल अगर नहीं है तो कितना दूर है स्फेरिकल से, तो इसको हमें बताना है। वो भी अंडर द टाइप ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ पार्टिकल में आता है। इसके अलावा कोई पार्टिकल कितना भारी है या हल्का है वो भी क्या है कैरेक्टराइजेशन ऑफ पार्टिकल के अंतर्गत आता है। तो हम 3 चीज़ें कैरेक्टराइजेशन ऑफ पार्टिकल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक, वो 3 पैरामीटर हैं जिनके आधार पे हम पार्टिकल्स को कैरेक्टराइज करते हैं। आइए उनको लिख लेते हैं। हैंड डालिए, कैरेक्टराइजेशन ऑफ पार्टिकल। तीन चीज़ें हैं, नंबर 1 शेप, नंबर 2 डेंसिटी और नंबर 3 साइज। ये 3 पैरामीटर हैं जिनसे हम इनके आधार पर किसी पार्टिकल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि शेप किसी बॉडी का कैसा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, तो वो है स्फेरिसिटी। तो जो स्फेरिसिटी है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है और उसके आधार पे ही हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो किसी गोल बॉडी से कितना दूर है, स्फेरिकल शेप की बॉडी से कितना दूर है। स्फेरिसिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 से ज़्यादा हो सकती है। तो ये मैक्सिमम 1 तक इसकी वैल्यू जाती है और इसको फाई सफिक्स में एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है डेंसिटी, जिसको रो से दिखाते हैं। कोई बॉडी हल्की है या भारी है
तो वो इसके द्वारा दिखाई जाती है। डेंसिटी से हमारा अभिप्राय मास डेंसिटी से है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम से है। साइज के बारे में बात करें तो कोई बॉडी कैसी है, उसका साइज बड़ा है या छोटा है, लंबा है, कैसा है, हम वो डिफाइन करते हैं। जैसे कि पार्टिकल फाइन है, कोर्स हैं, कोर्स का मतलब बड़े पार्टिकल हैं, या फिर अल्ट्रा फाइन मतलब बहुत ज़्यादा फाइन है, अल्ट्रा फाइन है। ठीक, हम बोल देंगे पार्टिकल फाइन है तो समझ जाओगे साइज छोटा है, अल्ट्रा फाइन तो बहुत छोटा साइज है, आपका आइडिया लग जाएगा। हम बोलेंगे कोर्स में बड़े बड़े पार्टिकल हैं। ठीक, कोई पार्टिकल अगर गोल है पूरी तरीके से तो उसका डायमीटर हम बताएंगे तो आपको लग जाएगा वो उसका साइज क्या होना चाहिए। तो जो गोल पार्टिकल हैं, स्फेरिकल पार्टिकल हैं, उनके साइज को डिफाइन करने के लिए हम डायमीटर का यूज़ करते हैं। अगर हम भाई कम्युनिकेशन के लिए हैंडल कर रहे हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट के रेस्पेक्ट में हैंडल कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट है इनका या फिर उनका इनपुट है, तो हम उसको फाइन, कोर्स, अल्ट्रा फाइन या टर्म यूज कर सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। या फिर ऐसी कोई बॉडी है जो कि अलग प्रकार की है, जिसकी लेंथ भी कुछ है और उसकी ब्रेथ भी कुछ और है, बट क्या है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसकी लेंथ बताएं या फिर ब्रेथ बताएं, तो वहाँ पर हम सेकंड लार्जेस्ट जो साइज होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो सेकंड लार्जेस्ट साइड हम उसकी लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग साइज, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो है डाल लीजिए फिलहाल डेंसिटी। डेंसिटी मतलब रो। लिखिएगा डेंसिटी से पर हमारा m/b से है। अगर हम इसको मास डेंसिटी कहते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं कि ये मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, तो वो मास इन केजी और बी वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऐसे डिपेंड होगा। अगर वो मोलर डेंसिटी है, जिसको मान लो सी से कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड कर सकते हैं, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द n/b, नंबर ऑफ मोल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब, दिस इज द मोलर डेंसिटी। सी से डिपेंड करते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ मोल n और बी इज द वॉल्यूम। ठीक, इसमें लिखेंगे कि लिखो इट इज द डिग्री ऑफ ग्रेविटी, इट इज द डिग्री ऑफ ग्रेविटी या फिर लाइटनेस या फिर हैवीनेस। जो डेंसिटी है वो ग्रेविटी का मापक है, वो हल्केनेस का मापन है या फिर हैवीनेस का। कोई बॉडी कितनी लाइट है ये हमें मालूम पड़ता है डेंसिटी से। अगर डेंसिटी बहुत कम है मतलब वो लाइट है, अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है मतलब वो लाइट नहीं है। कोई बॉडी हैवीनेस के बारे में बात करें कि अगर डेंसिटी कम है तो बॉडी जो हैवी नहीं है, और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है बॉडी हैवी है। अगर किसी बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब उस पर ग्रेविटी जो है ज़्यादा लगेगी, तो ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक, मतलब उसका मोशन जो है नीचे की ओर,
इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगा। मतलब उसको अगर हॉरिजॉन्टल फेंकना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब इसका ये भी है कि अगर किसी पार्टिकल को जो कि ग्रेविटी इसकी ज़्यादा है, उसको अगर आपको ऊपर फेंकना है, किसी भी इक्विपमेंट में फेंकना है, जैसे कि किसी भी टावर में फेंकना है, आपको किसी FCC है, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग, उसके अंदर फेंकना है उसको अंदर, या फिर किसी आपको पैक्ड कॉलम फेंकना है, तो फेंकने के लिए आपको डेफिनेटली ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो गैस है तो कंप्रेसर का जो कंजप्शन इलेक्ट्रिकल ज़्यादा आएगा, अगर वो लिक्विड है तो पंप की जो पावर कंजप्शन ज़्यादा आएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। आगे लिखिए, these are the basic parameter which is used to characterize a particle. Mechanical operation and अगर हम किसी मटेरियल को प्लेस 1 टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम उसको हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें जो उसकी डेंसिटी है वहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। अगर डेंसिटी किसी पर ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें किस बेल्ट का यूज़ करना है, कितने स्ट्रेंथ का बेल्ट का यूज़ करना है, वो भी हमें बहुत ध्यान रखना है। चीज़ें अगर हल्की हैं तो उनको ट्रांसफ़र करने के तरीके और हो सकते हैं, अगर चीज़ें भारी हैं तो ट्रांसफ़र के तरीके और हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल ऑपरेशन की या फिर बात करें सॉइल हैंडलिंग की, बोथ केस में डेंसिटी जो है अपना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए एक बड़ा बेसिक पैरामीटर है। जब आपने देखा होगा कि हमने 2 मेथड थे हमारे, एक तो रेले मेथड था जिनसे हमने आपको डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन रिलेशन स्टेबलाइज किए थे, दूसरा बकिंघम पाई मेथड। तो वहाँ पर बकिंघम पाई मेथड में जो डेंसिटी था, हमने डेंसिटी को हमेशा बेसिक पैरामीटर माना, और ये वास्तव में एक बेसिक पैरामीटर है, और बेसिक पैरामीटर है जिसके आधार पे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग करते हैं, जिसके आधार पर परफॉर्मेंस इक्वेशन ड्राइव करते हैं, और जिसके आधार पे हम जो है फिजिकल सिस्टम को डिजाइन करते हैं। चलिए हम इसमें और कुछ लिखते हैं। लिखिए, particles of homogeneous solid have the same density as the bulk material. अगर कोई मटेरियल होमोजीनियस है, मतलब हर जगह एक जैसा है, तो चाहे उसका एक पार्टिकल ले लें चाहे पूरे मटेरियल ले लें, इन दोनों केस में इनकी जो डेंसिटी है वो सेम रहती है। बल्क डेंसिटी मतलब ओवरऑल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी एक्चुअली अगर कोई मटेरियल हमारे पाउडर फॉर्म में है तो उसकी डेंसिटी को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। बट कंपोजिट मटेरियल having not same density, same density, R point। एग्जाम्पल लिख लो, मेटल बियरिंग ओर। किसी भी मेटल का जो ओर है
उसको और क्या होता है, इसमें कोई भी हमारा और एक ऐसा कई मटेरियल का मिक्सचर होता है, इसमें जो मटेरियल हमें चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब देखते हो कि अगर कोई मटेरियल हमारे बहुत सारी मेटल से मिलकर बना हुआ है या फिर उसमें बहुत सारे मटेरियल जो है अवेलेबल हैं, तो उसकी डेंसिटी ओवरऑल डेंसिटी देखी जाए और उसका अलग सेक्शन डेंसिटी देखते हैं तो अलग अलग होंगी, उनकी डेंसिटी अलग अलग होंगी। इसको मैं समझाऊँ आपको ऐसे। हमने हीट ट्रांसफर में पढ़ाया था कंपोजिट वाल। तो कंपोजिट वाल जो है वो एक मटेरियल है, दूसरा मटेरियल, तीसरा मटेरियल है। इसकी डेंसिटी निकालोगे तो मान लो आप क्या आई 1000, बट इसकी डेंसिटी निकालोगे तो निकल के आएगी 1300, इसकी देखी तो 800, इसकी देखी तो 900, ओवरऑल 1000 है। तो इनकी अलग अलग सेक्शन डेंसिटी डिफरेंट है, बट ओवरऑल डिफरेंट है। 100 इसके 1000 है, अलग सेक्शन डिफरेंट है। तो अगर अलग अलग सेक्शन की डेंसिटी और ओवरऑल डेंसिटी अलग अलग है, इसका मतलब मटेरियल हमारा होमोजेनियस नहीं है, वो एक कंपोजिट मटेरियल है, मतलब कई मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। अलाव जो होते हैं तो उनमें मतलब और जो होते हैं तो उन और में और या फिर अलाव कई प्रकार की मेटल के मिक्सचर होते हैं, तो उनमें भी वो कंपोजिट मटेरियल एक तरीके से वो प्योर और होमोजेनियस मटेरियल नहीं है, इसलिए उनमें भी ऐसा केस लागू होता है। आगे देखिए, साइज एंड शेप are easily specified for रेगुलर पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल रेगुलर है, मतलब या तो स्फीयर है या फिर क्यूब है, मतलब जैसे शेप है जिनको आप जानते हो, जिनके वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, इनके सरफेस एरिया फॉर्मूला आपको पता है। अगर ऐसे किसी भी रेगुलर शेप में कोई पार्टिकल है, रेगुलर तरीके से कोई पार्टिकल है, तो डेफिनेटली हम उसका साइज और शेप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। सच एज spheres and cubes, but for irregular particle such as sand grain or mica flakes। और डिफरेंट पार्टिकल जो कि इरेगुलर शेप में है, उनका जो है शेप और साइज हम नहीं बता सकते हैं, ठीक। देखो द टर्म साइज एंड शेप are not so clear and must be arbitrarily हम एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो हमारे पास कोई पत्थर है, हमने एक हैमर लिया, इस पर मारा, अब इसका मान लो कोई पीस टूट के ऐसे गिर गया, तो वो वाला पीस ना तो स्फीयर है ना क्यूबिकल है, तो उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते हैं। तो ये जो है एक इरेगुलर पार्टिकल है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपका मकान नया नया बना है और जो छत है ऊपर की, आप नीचे खड़े हो, अचानक एक सीमेंट वगैरह टूट के नीचे गिर जाता है, उसकी शेप कुछ ऐसी ऐसी होती है। तो जैसे आपने पहले कभी देखी नहीं, तो ए वाली एक इसका साइज क्या शेप आप नहीं बता सकते हो। तो वो सारे पार्टिकल जो कि रेगुलर हैं, तो वो वाले उनके जो है आप शेप साइज नहीं बता सकते हो, और रेगुलर जो बॉडी है उनके बता सकते हो। यानी अगर हम उनका स्टडी करें जो रेगुलर हैं तो वो आसान होगी, और इरेगुलर की स्टडी करना आसान नहीं होगा। तो हम उनको आर्बिट्रली डिफाइन कर लेते हैं कि मान लो हमें लगा कि ये स्पेसिटी इसकी 100 है, मतलब होनी चाहिए, लगभग इसकी 100 होनी चाहिए, तो मैंने बोल दिया, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
स्पेसिटी तो किसी के बन से ज़्यादा नहीं होती है। मान लो मैंने कहा ठीक है स्पेसिटी कितनी हो सकती है, तो मान लो एवरेज 0.9 हो सकती है, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है 0.8 रख लो। ठीक, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि इसके आयोटिक तरीके से हम इसको मान लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, शेप एंड साइज वाला हमने देखा, डेंसिटी को हमने फोकस किया। नेक्स्ट देखते हम लोग पार्टिकल शेप और साइज के बारे में बात करेंगे कि साइज किस तरीके से डिपेंड करते हैं, इंडस्ट्रियली कैसे डिपेंड करते हैं। फिर हम जब पूरा पार्टिकल शेप आपको हल्का से डिफाइन कर देंगे, फिर हम पार्टिकल शेप को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, स्पेसिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं। अब तक कौन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हम कहेंगे वीडियो को शेयर करिए मोर एंड मोर। हम केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं प्रॉपर तरीके से, और वहाँ आपको बहुत बेहतरीन लेवल से पढ़ाते हैं। आपने अभी लेक्चर हमारा देखा तो देख ही लिया होगा। हम इस तरीके की एक चीज़ को डिस्कस करते हुए पढ़ाते हैं, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल कमज़ोर है तो वो भी किसी एग्जाम में टॉप कर सकता है। नमस्कार।